नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड जीके, ठीक है ना। झारखंड जीके में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड की कला संस्कृति, यानी कि झारखंड की आर्ट एंड कल्चर। अगर आपने में से जो लोग भी, अगर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि झारखंड जीके को इन 60 दिन में कैसे तैयार करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें हमने बताई है, कैसे तैयारी करनी है नहीं करनी है, बिलो एवरेज स्टूडेंट जो न्यू कमर है वो कैसे तैयार करेंगे, कितने अच्छे स्कोर हो सकते हैं अटेम्प्ट करना, वो सारी बातें बताई गई है। तो चलिए देर किए बिना हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है झारखंड की कला संस्कृति है। देखिए झारखंड की कला संस्कृति एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। 7 से 8 से 9 क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि झारखंड की सारी जनजाति 32 की 32, झारखंड के जितने भी डांस, लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, ठीक है, शिल्प कला हो गए, चित्रकला हो गए, मेले हो गए, त्यौहार हो गए, उसके बाद जितने वाद्य यंत्र हो गए, उसके बाद भाषाएं हो गई, साहित्य हो गए, उससे रिलेटेड जितने भी फेमस पर्सनैलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको झारखंड की कला संस्कृति में पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब कंसिडर देमसेल्फ राजपूत। लोहरा ट्राइब, यानी कि विंध्या जनजाति, संथाल जनजाति और बंजारा जनजाति। देखिए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें क्या, हमारा जो मकसद है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो भी जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं, तो उस जनजाति को मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर खत्म कर दूँ, ठीक है ना। खत्म करना इन द सेंस कि पूरा पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ रिवाइज करवा दूँ। तो किस जनजाति के लोग अपने आप को स्वयं को क्या कहते हैं, राजपूत मानते हैं, तो जो बिंजिया जनजाति है, यानी कि जो बिंजिया ट्राइब है। अब देखिए बिंजिया ट्राइब से आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि यह जो जनजाति है आपको झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है। दूसरी, इसकी अगर प्रजाति पूछ लिया जाए तो किस प्रजाति से आप ये बिलोंग करती है, तो द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करती है। सर्वाधिक संकेंद्रण, यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आपको मिलेगी इस जनजाति को देखने के लिए, तो कहाँ मिलेगी आपको, संथाल परगना, सिमडेगा और रांची में। इस जनजाति की भाषा अगर पूछ ली जाए तो सदनी हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो झारखंड में एंट्री किए थे या फिर झारखंड में आए थे, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहाँ तक इसकी विस्तार है इस विंध्य पर्वत की, वहाँ से इनका आगमन हुआ है झारखंड में, ठीक है। और ये जो है अपने आप को राजपूत मानते हैं, और अपने नाम के जो अंत में जो टाइटल होता है ना, उस वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सिंह को लिखते हैं, ठीक है ना। इसलिए बिंजिया जनजाति जो है आपको, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा जो अपने आप को राजपूत मानते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है कि ये लोग जो है, जितने भी बिंजिया जनजाति के लोग हैं, ये लोग ब्राह्मण और राजपूत के घर को छोड़ करके ना किसी और के घर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। कितने गोत्र है, तो 7 गोत्र है। देखिए यही सब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने पॉइंट वाइज सारे लिख दिए हैं। पूछा जाएगा ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सी अल्पसंख्यक जनजाति, तो बिंजिया जनजाति है बिल्कुल। प्रजाति कहाँ से संबंध, ये बिलोंग करती है द्रविड़ से। इसकी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी झारखंड में, कहाँ, संथाल परगना, सिमडेगा, रांची में। इसकी भाषा क्या है, सदनी। कहाँ से आए, तो विंध्य पर्वत श्रेणी, या राज्य का नाम दे दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। अंत में क्या लिखते हैं, किस जनजाति के लोग अंत में अपने टाइटल में सिंह का यूज़ करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बिंजिया जनजाति। ये लोग ब्राह्मण और राजपूत के घर छोड़कर कहीं और भी खाना नहीं खाते। कितने गोत्र है, तो 7 गोत्र की संख्या हो जाएगी। गोत्र में आपको ये 4 कम से कम याद रखना है, नाग, कश्यप, अग्निहोत्री, भैरव। ये चांसेस काफ़ी कम है जेएसएससी में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जनजाति है जिसमें आपके गोत्र आएंगे, तो गोत्र याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फेमस है। एक तो कश्यप याद रखिएगा, अग्निहोत्री भी याद रखिएगा कि इनका संबंध, और नाग आपका बिंजिया जनजाति से है। इनमें जो है समगोत्रीय विवाह, यानी कि सेम गोत्र में नाग के जो लड़के हैं और नाग की जो लड़कियां हैं, सेम गोत्र में विवाह का प्रचलन नहीं है। ये जो मुख्य पेशा है इनका, ठीक है ना, इकोनॉमिकली ये जो डिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं, इनकी कार्य क्या होती है, खेती करना इनकी, या फिर कृषि करना। और विवाह के समय जो वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है ना, जो कन्या को जो मूल्य दिए जाते हैं, वधु मूल्य, उसे क्या कहा जाता है, डाली कटारी कहा जाता है। देखिए वधु मूल्य के बारे में काफ़ी डिटेल है। कई बार लड़कियों को दहेज के रूप में पैसा देते हैं, नहीं दे पाते तो उसके बाद उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब वो समय नहीं रहा, ठीक है ना। अगर इसकी बात की जाए तो हमने समझा रखा है बहुत डिटेल में झारखंड की जनजाति को, लेकिन कोई फायदा नहीं है सर। अभी मैंने कहा ना, ज्ञान की जरूरत नहीं है सिलेक्शन के लिए, केवल आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंजिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, इस डायरेक्ट ऐसे पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, 4 इधर आपको जनजाति और इधर दे दिया जाएगा आपका वधु मूल्य का नाम, ठीक है। तो डाली कटारी कहा जाता है। और इस जनजाति में जो आयोजित विवाह होता है, ठीक है ना, जो अरेंज मैरिज होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, या क्या नाम दिया गया है, तो गुलेची विवाह कहा जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है, देखिए बिंजय जनजाति के, कि इस जनजाति के लोग सरहुल, कर्मा, सोहराय एवं जगन्नाथ पूजा जैसे प्रमुख पर्व मनाते हैं। तो इस जनजाति के प्रमुख फेस्टिवल कौन कौन से हो जाएंगे? सरहुल, कर्मा, सोहराय एवं जगन्नाथ पूजा। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इनकी प्रमुख देवी, ठीक है ना, विंध्यवासिनी देवी है। और इसके अलावा लोग जो है चरदी देवी की भी पूजा करते हैं। देखिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हमने टेस्ट सीरीज में डाल रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हो जाता है पीडीएफ भी, इसीलिए मैंने नहीं यहाँ डाली है एक्सप्लेनेशन। ये आपका टेस्ट सीरीज में इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इनकी प्रमुख देवी जो है विंध्यवासिनी देवी है। इसके अलावा ये लोग चरदी देवी की भी पूजा करते हैं। जो धार्मिक प्रधान है वो कौन होते हैं इनके? तो ब्राह्मण है या फिर बैगा इनको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस जनजाति के जो लोग होते हैं तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हैं या फिर उनका पूजा करते हैं, ठीक है ना। जो तुलसी का जो पौधा होता है उनका पूजा करते हैं इस जनजाति के लोग। इनके जो धार्मिक प्रधान है, जो हेड ऑफ रिलीजियस है, उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण या वेगा कहा जाता है। और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इनकी प्रमुख देवी क्या है? तो विंध्यवासिनी देवी है। और इसके अलावे जो चरदी देवी की भी ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। ये इतना आपका पूरा बिंजय जनजाति कवर है। अब इसके अलावा बिंजय जनजाति आपको ना तो पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई किताब को देखने की ज़रूरत है, ना कोई गाइड किसी को भी देखने की ज़रूरत है, बस। दूसरा, अब देखिए एक फेमस पुस्तक है, आप सभी को पता भी होना चाहिए, इंडिका। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक है आपका इंडिका। तो इस इंडिका पुस्तक में झारखंड के किस किले का उल्लेख किया गया है? आपसे ये पूछा गया है कि विच फोर्ट, ठीक है ना, विच फोर्ट इज मेंशन इन द ब्लॉक इंडिका ऑफ, सॉरी बुक, विच फोर्ट इज मेंशन इन द बुक इंडिका ऑफ मेगस्थनीज, ठीक है। अब देखिए जितने भी किले हो गए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सभी आपके लिए झारखंड के आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब ये जो भी किला होगा उस किले के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ रख दी है, ठीक है। तो जो मेगस्थनीज जो बुक है आपकी, उस बुक में जो है आपके तेलियागढ़ जो किला है आपका, ठीक है ना, तेलियागढ़ जो फोर्ट है, इस फोर्ट की चर्चा की गई है। इनडायरेक्टली वे में चर्चा की गई है। अब कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए ये किला सबसे पहले जो आपका तेलियागढ़ जो किला मैंने नाम लिया आपका, ठीक है ना, ये जो तेलियागढ़ किला जो मैंने नाम लिया, ये कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज जिला के राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। पहली पॉइंट तो ये। दूसरा, इस किले का जो उल्लेख आपको किया गया है कहाँ कहाँ मिला है ये भी जान लीजिए। चीनी यात्री ह्वेनसोंग, ठीक है, ईरान के जो यात्री है अब्दुल लतीफ़ा, एवं फ्रांस के जो यात्री हो गए फ्रांसीसी, ठीक है ना, जो फ्रांसीसी बुकानन व कनिंगम ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है उल्लेख, ठीक है। तो ये भी याद रखना है भाई कि जो आपकी तेलियागढ़ जो किला है आपका, इसकी चर्चा कहाँ कहाँ की गई? तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ा तथा फ्रांसीसी बुकानन व कनिंगम ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है इसकी चर्चा। नेक्स्ट, जहांगीरनामा तथा आईने अकबरी में भी इस किले की चर्चा की गई है। और मेगस्थनीज के प्रमुख पुस्तक इंडिका में, देखिए इंडिका में इसकी चर्चा कैसे की गई है? तो देखिए इंडिका में बात की गई है बौद्ध विहार की चर्चा की गई है। और ये अगर बौद्ध विहार की बात की जाए तो इसका संबंध आपका तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। यानी कि इनडायरेक्टली वे में तेलियागढ़ किला का चर्चा किया गया है मेगस्थनीज के पुस्तक इंडिका में। तो कहाँ कहाँ आपके विदेशी जो यात्री आए थे, एक तो चीनी यात्री ह्वेनसोंग में भी है उनके यात्रा वृत्तांत में, उसके ईरानी यात्री अब्दुल्ला लतीफ़ा, फिर फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंगम के यात्रा वृत्तांत में मिलेगा। और आईने अकबरी और जहांगीरनामा, ठीक है ना, इसने इनके भी जो मतलब जहांगीर के द्वारा जो लिखा गया था पुस्तक जहांगीरनामा और आईने अकबरी, अकबर की जो पुस्तक है उसमें भी इस किले की चर्चा की गई है। और मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका में बौद्ध विहार की चर्चा की गई है। और इस बौद्ध विहार की जो संबंध बात की जाए तो इनका संबंध तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही है। तो अब देखिए तेलियागढ़ का जो किला था ये पूरा आपका इतना फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज जिला के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखना है कि इस किले का निर्माण जो है मुगल काल में एक तेली राजा ने करवाया था, ठीक है ना, जिसने शाहजहां के समय इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा किस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यही किला है तेलियागढ़ी किला, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है इस किले के बारे में। नेक्स्ट आपका मंदिर से आपका एक सवाल है, वैद्यनाथ मंदिर के गुंबद पर जो स्वर्ण कलश स्थापित था या फिर है, किसने कराया था? वैद्यनाथ मंदिर के जो गुंबद पर हु इंस्टॉल द गोल्ड अर्न ऑन द डोम ऑफ वैद्यनाथ टेम्पल, ठीक है। तो बालानंद ब्रह्मचारी, राजा दिग्विजय सिंह, शशांक या फिर चंद्रमौलेश्वर सिंह, ठीक है। तो देखिए ये मंदिर वाला सेक्शन हो गया आर्ट एंड कल्चर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका चंद्रमौलेश्वर सिंह जो ही होंगे, ठीक है।
देखिए इसमें पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको। वैद्यनाथ मंदिर वेरी वेरी चांसेस है इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस बार। कहाँ स्थित है? तो देवघर में स्थित है। देवघर में इसके अलावा और भी फेमस मंदिर है, उसको मैंने लास्ट में रख दिया, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस मंदिर को सबसे पहले ये जाना जाए कि रावणेश्वर महादेव भी कहा जाता है। रावणेश्वर महादेव मंदिर इसलिए इसको कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कहा जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है इसकी जो स्थापना की गई है रावण के द्वारा की गई है, इसलिए ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रावणेश्वर महादेव। ठीक है, इस मंदिर को। बाकी अगला पॉइंट याद रखना है कि जो मंदिर का निर्माण है गिदोर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल द्वारा 1514 से 1515 में कराया गया था। इस मंदिर में कुल 22 मंदिर स्थित है। देखिए ये आपको पूछा जाएगा कि जो राजा पुरनमल है किस वंश से, अगर पूछा जाएगा तो गिदोर राजवंश के कितने नंबर के थे? 10वें। कब? 1514 से 1515 में। ठीक है, कराया गया था। कितने कुल मंदिर है? 22 मंदिर है। इस मंदिर में आपको याद रखना है कि देखिए 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से एक लिंग मनोकामना लिंग जो है स्थित है इस मंदिर में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वे में अगर आपसे पूछना चाहा कि आप उस नाम बताइए उस लिंग का, ज्योतिर्लिंग का, तो मनोकामना लिंग आप टिक करके आएंगे। एकमात्र ये शिव मंदिर है जिसके शिखर पर त्रिशूल के साथ पंचशूल स्थापित है। देखिए ऐसा माना जाता है कि मतलब कि भारतवर्ष में ही कि जो एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर त्रिशूल के साथ पंचशूल स्थापित है यहाँ पे। ठीक है, और फेमस मंदिर जो देवघर में स्थित है वैद्यनाथ मंदिर, सत्संग नगर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की है। पर थ्रोल मंदिर, ठीक है, उसके बाद तपोवन मंदिर और युगल मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर। ठीक है, ये सारे मंदिर का नाम आपको याद रखना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा या फिर इनमें पूछा जाएगा कि कौन भिन्न है, 3 नाम दे करके एक और नाम दे दिया जाएगा जो रांची में स्थित हो, चाहे सिमडेगा में स्थित हो या फिर लातेहार में स्थित हो। तो आपको याद रखना है कि देवघर में ये सारे मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल जो है परगणित का संबंध है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका एक जनजाति फिर से कंप्लीट, तो आज का वीडियो आपको 2 जनजाति कंप्लीट कर देगा, एक किले को कंप्लीट कर देगा, फिर आपका एक मंदिर को कंप्लीट कर दिया। तो अब ये जो आपका पूछा गया है परगणित, तो आपको पता होना चाहिए कि परगणित जो रिलेटेड है ये किस जनजाति में इसका चर्चा की गई है या फिर इसका काम क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया धार्मिक प्रधान को परगणित कहा जाता है, पंचायत को कहा जाता है, पर्व होता है परगणित, या फिर देवता होती है। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये गॉड यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर गॉड होगा, देवता का इंग्लिश गॉड होगा। ठीक है, तो ये ठीक कर लीजिएगा आप। तो परगणित का मतलब क्या है? तो देखिए महली जो जनजाति है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बात की जा रही है आपकी महली जनजाति के बारे में। ठीक है, तो जो महली जनजाति है मैं बताऊंगा कि वहाँ पर ये परगणित क्या काम करता है। जो महली जनजाति में जो पंचायत होती है, इसका जो सही उत्तर होगा पंचायत, उसको ही परगणित। चलिए हम बात करते हैं क्या। देखिए महली जनजाति जो है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप लिख लीजिएगा, महली जनजाति जो है आपकी ये द्रविड़ प्रजाति समूह की जनजाति होती है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, द्रविड़ कौन सी प्रजाति से? तो द्रविड़ प्रजाति। विंध्या भी कहाँ की थी? तो द्रविड़ प्रजाति की थी। ठीक है, अल्पसंख्यक जनजाति थी, सदानी भाषा थी उनकी। यह जनजाति मुख्य रूप से जो इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है जो आपका कहाँ है? तो सिंहभूम क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है। लेकिन इसके अलावा भी इनकी उपस्थिति आपको बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, गुमला एवं संथाल परगना क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है ना, कौन सी जनजाति? तो मैं फिर से बताया हूँ, तो महली जनजाति। ठीक है, ये याद रखना है दोस्त, क्योंकि यह महली आपको मेंशन नहीं कर पाया मैं, बाय मिस्टेक हो गया ये, जो भी है। और अगर मैं विंध्या की बात की जाए तो ये कहाँ से झारखंड में आए थे? तो आपको याद होना चाहिए विंध्य पर्वत श्रेणी से आए थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कहाँ इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन था? तो रांची सिमडेगा वाला जिला जो आप जान रहे थे, इनको खुद क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। 7 गोत्र थे जिसमें नाग, कश्यप, आपको मैंने अग्निहोत्री आपको बोला था, याद रखना है। इस जनजाति में क्या है, उसमें सात गोत्री विवाह का क्या प्रचलन नहीं है। इस जनजाति में याद रखने की जो बाल विवाह है, बल लिखा गया है, बाल विवाह होगा, इसमें प्रचलित है। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए उसके अंतर्गत, तो ग्रामीण स्तर पर एक पंचायत का गठन किया जाता है। इस पंचायत को ही कहा जाता है परगणित। और यही आपसे सवाल पूछा गया था कि परगणित का संबंध है, तो परगणित क्या है? एक पंचायत है। किस जनजाति में देखा जाता है? तो आपकी महली जनजाति में। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो महली जनजाति के जो लोग होते हैं वो पंचायत का गठन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परगणित कहते हैं। परगणित के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। जो इनके इस पंचायत के जो मुखिया होते हैं, यानी पंचायत का मतलब परगणित, इनके जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मुखिया कहा जाता है। ठीक है ना। जो प्रधान होते हैं उन प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। हालांकि इस जनजाति के अंतर्गत कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में कैसे शासन चलेगी इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं की गई है इस जनजाति में। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस जनजाति में टोटल 16 गोत्र हैं। लेकिन जो रिजले महोदय हैं
जो रिजले महोदय के द्वारा बताया गया है कि इस जनजाति को 5 उप जनजातियों में विभाजित किया गया। अब ये पांचों याद रखना आपको। पहला तो बताया गया कि बांस फोड़ महली, ठीक है ना, इनका ये वो जनजाति है या फिर वो उप जनजाति है महली जनजाति की, जिस मतलब देखिए जनजाति के अंदर की बात की जा रही उप जनजाति, ठीक है। मैं इसका कैटेगराइज किया है रिजले सामने 5। एक है बांस फोड़ महली, यानी कि वो महली जनजाति के अंतर्गत आने वाले लोग जो बांस से जो टोकरी बनाते, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा जो बांसों की टोकरियां मिलती है मार्केट पे, तो वो जो बनाते हैं, ठीक है ना, वो महली जनजाति के होते हैं। और महली जनजाति में भी कौन सी उप जनजाति आएगी, तो बांस फोड़ महली की आएगी। दूसरा सोलंकी महली। सोलंकी महली यानी कि ये जो खेती करते हैं, महली जनजाति में वो लोग जो खेती का काम करते हैं उनको कहा जाता है सोलंकी महली। उसके अलावा खेती करते हैं जो आपके दो और भी, एक तो महली मुंडा और पातर महली, ठीक है। ये सभी जो होंगे कौन सा कार्य करेंगे, खेती का कार्य करेंगे। यानी महली जनजाति में वो सभी लोग जो खेती का कार्य करेंगे उनको महली मुंडा, पातर महली और आप क्या कहेंगे सोलंकी महली। लेकिन बांस से बने टोकरी का जो निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बांस फोड़ महली। और एक याद रखना है तांती महली। तांती महली यानी कि महली जनजाति के वे लोग जो पालकी ढोने का जो काम करते हैं, ठीक है ना, जो पालकी ढोते हैं, जो ढो करके लेकर जाते हैं पालकी को, वो महली जनजाति के लोग को क्या कहा जाता है, तांती महली कहा जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए अगर आर्थिक रूप से, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आर्थिक रूप से इस जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, तो बांस से बनी चीज़ों का बनाना है। और बांस से बनी चीज़ों का जो टोकरी का निर्माण करता है उन्हें हम क्या नाम दिए हैं, तो बांस फोड़ महली। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, बांस फोड़ करके टोकरी बना रहे, इस तरह से याद रखिएगा। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस जनजाति की मुख्य देवी कौन है, तो सुरजी देवी है। और इस जनजाति के लोग पुरखों के पूजा, यानी कि जो उनके पुरखे हैं, यानी कि मतलब पुरख जो उनके पूर्वज रहे, उनके पूर्वज के जो देवी देवताएं रहे, ठीक है ना, तो उस देवी देवताओं के संदर्भ में कहा लिया जाए या उनके अंतर्गत जो पर्व मनाया जाता था, उनके लिए विशेष पर्व जो मनाते हैं, इस पर्व को कहा जाता है गोडंग साखी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गोडंग साखी कहा जाता है। तो इतना आपको फैक्ट याद रखना चाहिए महली जनजाति। तो देखिए महली जनजाति आज आपका मैंने कवर करा दिया, बिंजिया जनजाति आज आपका मैंने 2 जनजाति कवर करा दिया। अब उसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है दोस्त, यकीन मानिए जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी के लिए काफ़ी है। फेमस पर्सनैलिटी, लेकिन आप इसे फेमस पर्सनैलिटी में भी रख सकते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व झारखंड के जो होंगे, या फिर इसको आप नृत्य से भी जोड़ सकते हैं इस सवाल को। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है, तो देखिए इस तरह से अगर एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिलते चले तो आपको चीज़ें भी रिवाइज होती चली जाएगी और कंप्लीट वो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो गया। मतलब कि अब यहाँ से जो नृत्य का बात किया जाएगा वो नृत्य कंप्लीट है। अब जैसे जनजाति आपने देखा वो कंप्लीट, किला कंप्लीट, मंदिर कंप्लीट हो गया वो आपका। तो जो सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध है किस नृत्य संबंध से, किस नृत्य से संबंध है, तो छऊ नृत्य से संबंध है, जदुर नृत्य से है, कर्मा नृत्य, पैका डांस से। तो याद रखना है जो छऊ नृत्य है उनसे संबंधित। अब छऊ नृत्य से बहुत सारे सवाल बनेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए इस नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो सरायकेला से हुआ है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि जो इस नृत्य में भाग लेते हैं पुरुष लोग सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं। इसकी 3 शैलियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस 3 शैलियों में सबसे पहला जो शैली है सरायकेला शैली, ठीक है ना। छऊ नृत्य की सबसे प्राचीन शैली पूछी जाएगी तो कौन सी है, तो सरायकेला शैली, मयूरभंज शैली और पुरुलिया शैली, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। जो आपकी छऊ नृत्य की शैली है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया शैली। और सरायकेला शैली जो है छऊ नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक और सिंगवा छऊ, ठीक है ना। सिंगवा छऊ जो है खूंटी जो जिला है आपका, उसमें छऊ नृत्य की एक विशेष शैली का यहाँ पर विकास किया गया। 3 शैली तो आपको मैंने बताया अभी, सरायकेला शैली, मयूरभंज शैली और पुरुलिया शैली। जो छऊ नृत्य की सबसे प्राचीन शैली थी सरायकेला शैली, लेकिन खूंटी जिला में एक और छऊ की एक विशेष शैली का विकास किया गया है। इसका नाम आपसे पूछा जाएगा सिंगवा छऊ, ठीक है ना। जो नई शैली का विकास छऊ नृत्य में किया गया वो क्या है, तो सिंगवा छऊ, या फिर आपको सरायकेला शैली, या फिर मयूरभंज शैली या पुरुलिया। तो आप क्या बोलेंगे, सिंगवा छऊ। किस जिले में इस नृत्य शैली का विकास किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, खूंटी जिला, ठीक है। अगला आपको याद रखना है कि उस छऊ नृत्य में, अच्छा देखिए पूछा जाएगा कि किस नृत्य में हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो छऊ नृत्य में जो हथियार का इस्तेमाल किया जाता है किसको ये रिप्रेजेंट कर रही होती है वो हथियार। तो देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इस छऊ नृत्य में जो है हथियार का इस्तेमाल किया जाता है जो वीर रस को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जो वीर रस को, ये जो हथियार रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वीर रस को प्रदर्शित करते हैं। इस नृत्य में प्रयुक्त कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है ना। इस नृत्य में प्रयुक्त कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए एक तो हो गया कालीभंग श्रृंगार, हो गया हथियार आपका, हो गया क्या चीज का, वीर रस को प्रदर्शित करती है। कहाँ पे, सिंगवा छऊ खूंटी जिला में,
नई शैली हो गई। सबसे प्राचीन शैली सरायकेला हो गई। और ये कैसा नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। कहाँ, तो सरायकेला में हुआ, ठीक है। उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, इस छऊ नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो नृत्य किया जाता है इसके प्रदर्शन में मुखौटा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से जो फेस में पहन लिया जाता है ना, एक अलग सा फेस धारण कर लेना, उसको कहा जाता है मुखौटा। इस नृत्य में अब ये भी याद रखना है कि जो ये नृत्य किया जाता है, इस नृत्य के द्वारा एक स्टोरी रिप्रेजेंट होती है। इस नृत्य के माध्यम से आपको एक कहानी को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है नृत्य के माध्यम से, ठीक है। तो स्टोरी रिप्रेजेंट को बोला जाता है कथानक है, ठीक है। तो इस नृत्य में क्या चीज़ का प्रयोग होता है, कथानक का प्रयोग होता है। 2016 में छऊ नृत्य को यूनेस्को के विरासत नृत्य की सूची में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड युवा कौन से नृत्य है या फिर कब शामिल किया गया है, ये डेट भी याद रखना है, 2016 में। और सबसे इंपॉर्टेंट सुधेंदु, जो आपका सवाल ही पूछा गया था कि इनका संबंध किस नृत्य से है, तो छऊ नृत्य से है, सुधेंदु नारायण सिंह का, ठीक है। तो अब छऊ नृत्य से बाहर आपका नहीं पूछेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक तारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एक तारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक तारा वाद्य यंत्र का संबंध क्या है, ठीक है ना, किससे है, यानी कि सुशिर वध से है, ठीक है ना, सुशिर वाद से है, या फाइबर वाद से है, बंडल से है, या फिर बोल सकते हैं तंतु वाद से है। सुशिर वाद नहीं होगा, बंडल लिख सकते हैं। प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट यानी कि तालवाद, और इनमें से सभी है। तो देखिए क्या है इसका मतलब समझिए, इसका सही उत्तर तंतुवाद है। अब इस पर हम बात करते हैं डिटेल में। देखिए वैसे वाद्य यंत्र आप समझ रहे हैं ना, कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, तार लगा होता है, और जो वाइब्रेट जो करती है ना, वाइब्रेशन के थ्रू जिससे साउंड की उत्पत्ति होती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे कहा जाता है तंतुवाद कहा जाता है, या फिर बोल सकते हैं फाइबर बंडल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो तंतुवाद का मतलब समझ में आया क्या, जिसमें क्या होगा, वायर होगा, और वायर में जो वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, आपका साउंड की उत्पत्ति होगी, उसे आप क्या कहेंगे, तंतुवाद। इस वाद्य यंत्र में क्या होता है, एक तार का इस्तेमाल होता है, और इसे उंगली या फिर कोई भी एक मेटल लिया जाता है, मेटल और पीस को लेकर के उसकी सहायता से इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। और दूसरा, इसके निर्माण में, यानी कि जो आपका तंतुवाद है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं फाइबर जो बंडल है, इसका जो निर्माण किया जाता है सूखे लौकी के खोल से, चमड़ा या फिर बांस की छड़ी का प्रयोग करते हैं, इससे इसका निर्माण किया जाता है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक तारा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक तारा वाद्य यंत्र क्या है, एक तारा। तो देखिए एक तार, यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, एक तार। तो एक तार किसमें होता है, तंतुवाद। देखिए ये सभी अलग अलग टाइप है, सुशिरवाद हो गया, तालवाद, ताल जो बजाया जाता है ना वो हो गया, सुशिर जो हो गया आपके बांस, ये बांसुरी, ये सब जितने भी हो गया वो सभी इसके अंदर आते हैं। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन कराएंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन कराएंगे, इस पर पूरा डिटेल दे देंगे, ठीक है। तंतुवाद अब आपका क्लियर हो गया, एक तारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, चीज़ें क्लियर है भाई। अब आगे चलते हैं 7वें सवाल पे। विच फॉक सॉन्ग डू द पीपुल ऑफ संथाल ट्राइब सिंग व्हेन दे गो हंटिंग। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए संथाल जनजाति के लोग जब शिकार करने जाते हैं तब वो कौन सा लोकगीत गाते हैं, ठीक है। तो पहला आपसे बोला गया वो कौन सा गीत है, दौड़ लोकगीत है, वीर सैरन लोकगीत है, पतवार लोकगीत है, या फिर बाहल लोकगीत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वीर सैरन लोकगीत, ठीक है ना। देखिए अब इस पर पूरा बात कर लेते हैं कि जो आपकी संथाल जनजाति के जो लोग हैं जो हंटिंग करने जाते हैं, तो उस हंटिंग के दौरान और इस संथाल जनजाति में जो जो लोकगीत गाया जाता है वो सब एक जगह हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए संथाल जनजाति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण लोकगीत है, यानी कि दौड़ लोकगीत, विवाह संबंधी लोकगीत है, यानी जो विवाह होती है ना उस समय जो लोकगीत गाई जाती है संथाल जनजाति में, उसे क्या कहा जाता है, दौड़ लोकगीत। देखिए बहुत तरह से सवाल बनेंगे कि दौड़ लोकगीत का संबंध किस जनजाति है, संथाल जनजाति से। संथाल जनजाति में विवाह के समय गाया जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है, दौड़ लोकगीत कहा जाता है। और मुख्यतः इस गीत को कौन गाता है, तो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा वीर सैरन, तो जंगल की ये लोकगीत है, जंगल में गाया जाता है जब वे शिकार करने जाते हैं। कौन से जनजाति, तो संथाल जनजाति के लोग। संथाल जनजाति के और इंपॉर्टेंट जो लोकगीत है, सोहराय, लंगड़े लोकगीत, बाहा, दसाई लोकगीत, रींझा लोकगीत, पतवार लोकगीत और घुरू मजाक लोकगीत, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है मेरे दोस्त, जो आपकी लोकगीत से संथाल जनजाति की। चलिए आगे चलते हैं 8वां सवाल। व्हाट इज द फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल, यानी कि जो दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, ठीक है। सोहराय नृत्य, छऊ नृत्य, इसके बाद आपको ऑप्शन सी है आपका डोमकच नृत्य या फिर दंसई नृत्य। तो देखिए ये जो आपका दंसई नृत्य जो है इसका सही उत्तर होगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जो आपका दंसई नृत्य जो है ना संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। पहला तो ये सवाल याद रखना है कि जो दंसई नृत्य किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है, संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, दशहरा के पर्व के समय में किया जाने वाला कैसा
नृत्य है तो पुरुष प्रधान, पुरुष जो इतने भी होते हैं ये नृत्य करते हैं। कब? तो दशहरा के समय में किया जाता है। यह नृत्य जो होता है दशहरा के पहले दिन, यानी कि जो पहला दिन जो होता है उस समय से जो स्टार्ट होती है, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लेकर के विजयदशमी तक इसकी आयोजन की जाती है। इस नृत्य में पुरुष महिलाओं क्या करते हैं, पुरुष जो होते हैं महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं और नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। यह दशहरा के पहले दिन से दशमी तक किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं के वेशभूषण धारण करके नृत्य करते हैं। देखिए ऐसा भी बोला जाता है कि जो दसाई जो नृत्य है, यह नृत्य तब निकल के आया था ना, जब ये नृत्य आया आपका बाहर, जब आदिवासी क्या कर रहे थे, क्रांतिकारी जो आपके झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी थे जो लड़ाई कर रहे थे, जो युद्ध में शामिल थे, उनको बचाने के लिए दूसरे आदिवासी भाई जो बंदी नहीं बनाए गए थे, वो आदिवासी भाई उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए स्त्री का वेशभूषा धारण करके, और तब वो गाते बजाते हुए टोलियां बना करके अपने क्रांतिकारी भाई को ढूंढने का प्रयास करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ से ही निकल करके ये आया था ये कल्चर। जो आप दसाई नृत्य की जो बात की, क्या बोला हमने कि जितने भी झारखंड के जो आदिवासी क्रांतिकारी थे जो फंस गए थे उस युद्ध में, तो उस युद्ध में उस झारखंड के जितने भी आदिवासी क्रांतिकारी में जो नहीं फंसे थे, तो उनको बचाने के लिए वो क्या किए, महिलाओं की वेशभूषण को धारण किए, वो डांस नृत्य गाना बजाते हुए क्या कि उन एक टोली बनाए, और उस टोली से उन भाइयों को, जितने भी आदिवासी भाई थे, उनको बचाने का वो लोग प्रयास किए। तब वहाँ से ही जा करके ये कल्चर, ये संस्कृति, या फिर कह सकते हैं इस जो दसाई नृत्य की जो हम लोग बात करें वहाँ से बाहर आया। और इस नृत्य में संथाल जनजाति के लोग क्या करते हैं, तो पुरुष स्त्री का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, और ये हर एक लोगों के घर जा जा करके, ठीक है ना, उसके आंगन में नृत्य करते हैं। इस नृत्य का मुख्य मकसद, वो जहाँ नृत्य करते हैं वहाँ से अन्न प्राप्त भी ये करते हैं। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ भी ये नृत्य करेंगे, जिस भी भाइयों के जिस भी घर में जाकर के डांस करते हैं, नृत्य करते हैं दसई नृत्य, वहाँ पे उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, अन्न दिया जाता है। नेक्स्ट याद रखना कि इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है, ठीक है ना। करताल जो ताल होता है ना, उसको बजाया जाता है। इसके बारे में बताऊंगा भाई जब वाद्य यंत्र में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में कराऊंगा तब। इस आज के सेक्शन में मैंने नहीं लिया उसका, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंटेंट है आज की क्लास में। इस नृत्य में नर्तक जो होते हैं, जो डांसर होते हैं ना, उसको कहा जाता है नर्तक, यानी कि डांसर जो होते हैं लोगों के घर जाकर नृत्य करते हैं और बदले में क्या करते हैं, अन्न की प्राप्ति करते हैं। मैंने बता दिया भाई, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आपका। देखिए ये आपका बोला क्या गया है कि वर्षा की जो भविष्यवाणी के लिए, कि मतलब कि वर्षा होगी ऐसा भविष्यवाणी फोरकास्टिंग करने के लिए किस पर्व को मनाया जाता है कि वर्षा हो, ठीक है ना। यानी कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ रेन, सरहुर पर्व, मंडा पर्व, या फिर आपको बोला गया है आपका क्या, कर्मा पर्व या सोहराई पर्व, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सरहुर पर्व, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए जो है सरहुर पर्व। देखिए क्या इसमें बोला गया है, इसके बारे पूरा सरहुल पर्व के बारे में समझिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, साल या सखुआ, ठीक है ना। इसकी पूजा, इस पर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है। इस पूजा में क्या की जाती है, इस पर्व में क्या किया जाता है, जो आपका नेचर है, प्रकृति की पूजा की जाती है। जो सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, साल या सखुआ जो वृक्ष होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। इस पर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है। एक मिनट। और मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं इसे क्या कहते हैं, इस पर्व को सरहुर कहते हैं। उड़ाव जनजाति के लोग इसे खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग इन्हें बाहा कहते हैं, और खड़िया जनजाति के लोग इन्हें जकोर कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सरहुर पर्व का अन्य नाम अन्य जातियों में क्या कहा जाता है, तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुरी कहते हैं, उड़ाव जनजाति के लोग खद्दी कहते हैं, संथाल जनजाति के लोग बाहा कहते हैं, और खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं, जकोर कहते हैं। यह पर्व जो है आपके साल सखुआ के वृक्ष में नए फूल खिलने पर मनाया जाता है, ठीक है ना। साल सखुआ के जो वृक्ष में नए फूल खिलने पर मनाया जाता है। यह फूलों का पर्व है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। यह नए वर्ष की शुरुआत की प्रतीक है तथा यह बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस पर्व की समाप्ति के बाद पाहन जो ग्रामीणों को प्रसाद के रूप में जो देते हैं, वो हड़िया जो एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसका वितरण किया जाता है। इस पर्व में पाहन की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है ना। इस पर्व में जो धार्मिक प्रधान होते हैं या जो धार्मिक कार्यों को जो संपन्न करते हैं उनको कहा जाता है पाहन। तो इस पाहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अहड़िया पेय पदार्थ का वितरण किया जाता है इस पर्व की जब समाप्ति हो जाती है, एक प्रसाद की तरह, ठीक है ना। जो चावल को सड़ा करके जो एक पेय पदार्थ बनाया जाता है उसके ही कहा जाता है हड़िया। अगला और अंतिम सवाल आज का कि मास्क क्राफ्ट इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मुखौटा जो शिल्प है
ये चित्रकला और शिल्प कला से आपका संबंधित सवाल है, आर्ट एंड कल्चर का ही है। शिल्प किस जिले से संबंधित है? तो हजारीबाग, रांची, सरायकेला खरसावां और संथाल परगना। तो देखिए यह मुख्यतः जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बनाया जाता है। ये जो आपका बनाया जाता है ये आपका, ठीक है ना, क्राफ्ट शिल्प जो मुखौटा बनाया जाता है ये कहाँ बनाया जाता है? तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बनाया जाता है, या बोल सकते हैं यहाँ से इनका उत्पत्ति ही हुआ। दूसरा, यह शिल्प कला जो है छऊ नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले जो मुखौटा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि छऊ नृत्य में क्या होते हैं, जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो क्या करते हैं, मुखौटा का प्रयोग करते हैं। तो वो जो मुखौटा बनाया जाता है इसी का बना होता है आपका, किसका बना होता है? तो आपका मुखौटा शिल्प और यानी कि मास्क क्राफ्ट। अच्छा, ये आपका सवाल क्या पूछा गया आपसे? अच्छा, सवाल का तो जवाब मैंने दे ही दिया, सरायकेला खरसावां में इस जिले में बनाया जाता है। और एक पॉइंट याद रखना है कि जो मुखौटा को बनाने में, यानी जो मुखौटा बनाया जाता है उसको बनाने में आपके कागज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, या कपड़े होते हैं, या चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रंगों का प्रयोग नृत्य के किरदार, यानी कि जो आप डांस कर रहे होते हैं उस डांस में जो आपका रोल है उस रोल के अकॉर्डिंग ही वो रंग का चयन किया जाता है, ठीक है। बाकी आप हमारे स्टेशनरी से जुड़िए, इसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर सवाल गलती होंगे तो वो आपको गलत सवाल एक्सप्लेनेशन के दौरान पूरा वो टॉपिक कंप्लीट करवा रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ऑल द बेस्ट। ये कला संस्कृति को पूरा हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे, और झारखंड जी के इस 2 महीने में भी बहुत तगड़े वे में आपका 25 से 27 क्वेश्चन तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।